हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ यूनिक और कुछ हटके लेके आए हैं। आज बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये जो चैप्टर में 11 दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या करेंगे। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये क्लास 12th इकोनॉमी का है। ओके, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो सीरीज है हमारी, बेसिकली ये सीरीज क्या होने वाली है, देखिए हम जो संदीप गर्ग की जो बुक है, संदीप गर्ग, ओके, ये जो 12th की बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है ये, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो इसी बुक से पढ़ते हैं, संदीप गर्ग से। तो हम इस वीडियो में या जो हमारी जो ये सीरीज आ रही है, इस सीरीज में हम करेंगे क्या, जो ये संदीप गर्ग के सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के हम क्या करेंगे, समरी नहीं, डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम। ओके, समराइज फॉर्म में नहीं होगा ये डिटेल्ड स्टडी होगा, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे, समझेंगे कि होता क्या है। क्योंकि अभी फिलहाल जो न्यू पैटर्न आया है वहां पर आपको समरी पढ़ के बात नहीं बनेगी, आपको पूरा चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, हर एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम समरी फॉर्म में नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद एक और जो वीडियोस आएगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट में जो चैप्टर होगा समराइज फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, उसके आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी ये सीरीज हम अपनी स्टार्ट करते हैं आपका। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से शुरुआत। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, यहां पर लिखा है आपका मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो उसके लिए पहले हमको ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, पहले हमको इसको समझना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं पहले पेन का, refers to all currencies other than the domestic currency of a foreign country. For example, India's domestic currency is Indian rupee and all other currencies like dollar, ब्रिटिश पाउंड, कुवैत दिनार एक्सेट्रा, ये सब आपका फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई कंट्री है ना। अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया इंडिया का, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है सर, वो है आपका रुपया। ओके, रुपया। तो रुपए को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज होती हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती है, पूरी दुनिया में ट्रेड की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जिसमें आपका यूएस डॉलर जैसे हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, कुवैत दिनार हो गया आपका, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। दैट मीन्स जिस देश की हम बात करें उस देश की करेंसी को छोड़कर बाकी जितने भी देशों की जो करेंसीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उस देश का फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। ओके, चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज विच आर रेडली एक्सेप्टेबल विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। मतलब ये कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अगर आपको दिल्ली की बात करें, जैसे हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में अगर आपको सामान परचेस करना है या सोल्ड करना है तो हम बेसिकली रुपए में जो है वो सेल परचेस कर देंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। अगर हम अमेरिका में हैं तो हम यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इंग्लैंड में है तो बेसिकली हम पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर करेंसी ऑफ वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्रीज। अब सपोज करो यहां से व्यक्ति रोहन है, अब रोहन जो है वो बेसिकली अमेरिका मूव कर गया, ओके, यूएस चला गया। अब यूएस चला गया, अब यूएस में करेंसी जो चलती है वो डॉलर चलती है, बट रोहन जो इंडिया से आया है उसके पास तो रुपया है। अब ऐसे केस में रोहन वहां पर सर्वाइव कैसे करेगा, वहां तो रुपया चलता नहीं है ना। तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, currency of one country has to be converted into currency of another country because every country wants to payment in its own country। अब देखिए अगर रोहन को यूएस में सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसके पास जो लेट सपोज करो 100,000 रुपीज है, ओके, सॉरी 1,000 रुपीज है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डॉलर्स में। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है अगर वहां पर उसको सेटल करना है। या फिर अगर हम इंडिया में रहते हैं और हमको किसी बाहर की कंट्री से कोई सामान अगर परचेज करना है तो भाई उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम यूएस से सामान मंगा रहे हैं तो यूएस से सामान मंगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज हम उसका सामान यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें कहा गया है। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे आगे क्या बोला गया है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया, कोई अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में गुड एक्सपोर्ट कर रही है, इट वुड लाइक टू रिसीव पेमेंट इन डॉलर्स। ऑब्वियस है भाई, अगर अमेरिकन कोई कंपनी है भारत में अगर वो सामान बेच रही है तो वो चाहती है कि उसको जो पेमेंट मिले वो डॉलर्स में मिले। एज अ रिजल्ट इंडियन इंपोर्टर विल हैव टू कन्वर्ट इंडियन रुपी इनटू अमेरिकन डॉलर। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर पेमेंट करने के लिए इंडियन जो डीलर है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो रुपी है बेसिकली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अदर
एंड फिक्सिंग द रेट एट विच टू करेंसीज आर टू बी एक्सचेंज, है ना। अब यहाँ पर समस्या आती है, हमारे सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई हम किस बेसिस पे कन्वर्ट करें, हम कितने रुपीस को एक्सचेंज करें डॉलर के साथ में, ये हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन फैक्ट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये जो समस्या होती है कि किस रेट में हम क्या करें, एक्सचेंज करें, तो यहीं पर इसका मीनिंग निकल के हमारे सामने आता है। वो देखिए क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ रेट at a rate to which one currency is exchanged for other currency। मतलब एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी की कितने यूनिट के साथ एक्सचेंज किया जाए या किस रेट पे एक्सचेंज किया जाए, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जहां पर देखिए इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में कितने रुपए का है, तो इसको भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपका, अगर हम अगर इसमें बोला गया है, ये बोलता है अगर इफ $1 इज एक्सचेंज फॉर 70 रुपीज देन ₹1 विल बी, देखिए इसने क्या बोला गया, यहां पर लिखा भी है, इन्होंने बोला कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपी। ओके, 70 रुपीज है। तो अगर हम बात करेंगे कि अब अगर हमको निकालना होगा एक रुपया कितने डॉलर के बराबर होगा, तो हम क्या कर देंगे 1 डिवाइड बाय 70, जो कि इन्होंने निकाला हुआ है 0.143 डॉलर। एक रुपया जो है कितने डॉलर का है, इतने का हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज रेट होता है कि अगर हमको डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपए में या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो किस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना, समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए आगे क्या बोलता है इसमें, नेक्स्ट बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये भी हम देख सकते हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी। कि हमको एक ये बोलता है कि $1 अगर आपको चाहिए तो बेसिकली कितने कितने रुपए आपको नीडेड होंगे, वही बात करता है आपका। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे ये बोला है, इसको मैं बात करता हूं, अगर $1 के लिए आपको ₹2 चाहिए, लेट सपोज करो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपका इट मींस ₹2 जो है आर नीडेड फॉर $1। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है आपका। द एक्सचेंज रेट कैन फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर इवन डे टू डे। इन देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, इन अ कंट्री देयर आर एज मेनी एज फॉरेन एक्सचेंज रेट एज देयर आर फॉरेन करेंसीज। भाई जिस देश में जितना करेंसीज होंगी ना, उतने ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट भी उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। लाइक मेनी अदर प्राइसेस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो हम कह सकते हैं जैसे बाकी के गुड्स जो होते हैं उनका प्राइस भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, उसी तरीके से जो एक्सचेंज रेट होता है, बेसिकली एक्सचेंज रेट जो होता है ना, वो भी आपका किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है, आपका डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके थ्रू इसका प्राइस जो है वो सेट होता है। चलिए, तो होप कि हमको इस समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपली कि अगर आपको अपने देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना है, तो आपको कितनी यूनिट देनी पड़ेगी वहां की एक यूनिट को लेने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना 11.2 करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। समझिए, देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज देखो पहले तो हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया। सर डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया आपका वैल्यू रिड्यूस होना। ओके, वैल्यू रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी आती है, ठीक है, तो बेसिकली उसी को क्या बोला हमने, उसी को बोला हमने डेप्रिसिएशन। लेट सपोज कि पहले हम $1 परचेज करने के लिए 50 रुपीज पे करते थे। ओके, 50 रुपी हम पे करते थे। अब हम $1 सिमिलरली $1 पे करने के लिए अब हम 55 रुपीज जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये जो केस है, ये केस देखिए ₹5 हमको क्या करना पड़ रहा है, 5 रुपीज जो है हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और जब एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो सामान तो लेकिन $1 का ही मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमको हमको क्या करना है, सर ज्यादा पेमेंट करके सेम सामान मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है कम हो गई है, क्योंकि हम सेम पेमेंट कर रहे हैं, सेम पेमेंट कर सॉरी सेम सामान के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसको कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन।
ओके, इसका मतलब इससे हमारी जो करेंसी है ना वो लेस वैल्यूएबल हो गई है एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय दी फॉरेन करेंसी। इसका मतलब आपको ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए। पहले आपको 50 रुपीज चाहिए होते थे, अब सेम के लिए आपको 55 रुपीज चाहिए, है ना। चलिए अब इन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल इनका भी समझ लेते हैं। ओके, तो इनका एग्जांपल है रुपीज सेज टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ द प्राइस ऑफ $1 राइज बाय 70 टू 74। देखिए सेम चीज बोलता है कि जहां पहले $1 आपको 70 रुपए में मिल जाता था, अब सेम $1 को परचेज करने के लिए आपको 74 रुपीज जो है वो स्पेंड करने पड़ रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो सर, 4 रुपीज जो है अब एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो इसका हम कह सकते हैं आपको 4 रुपए आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर सेम यूनिट ऑफ करेंसी परचेज करने के लिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, डेप्रिशिएशन कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, अब इससे होगा क्या समझते हैं। इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। कैसे, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस फॉल इन द प्राइस ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी सेज रूपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके समझिए इसको। ओके देखिए, लेट सपोज, लेट लेट एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स जो है ना वो कहाँ रहता है, वो यूएस में रहता है। ओके, अब समझिए उसने क्या किया, पहले $1 का जो रेट है ना वो कितना है, वो रुपीज है 50 रुपीज रेट जो है फिलहाल अभी चल रहा है। ओके, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, $100 स्पेंड करे इंडिया से सामान परचेज करने के लिए। तो उसको कितने रुपए का सामान मिल गया, उसको मिल गया 50 इंटू में 100, यानी कि उसको कितने रुपए का सामान मिल गया, 5000 का सामान उसको जो है वो मिल गया। ओके, अभी क्या हुआ कि अब ये हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि $1 कम होके कितने का हो गया, ये 60 रुपीज का हो गया। ओके, अब देखिए मिस्टर एक्स से क्या होगा, उसने $100 अभी भी खर्च किए, सेम $100 खर्च किए हमारे, उसने $100 खर्च किए। अब देखिए 60 इंटू में 100, तो क्या हो गया, उसको कितने का सामान मिला, 6000 का। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रहा है, सर उसने सेम पेमेंट करी है, $100 सेम पेमेंट करी है, लेकिन जहां पहले उसको सेम रुपए खर्च करके 5000 का सामान मिल रहा था, अब उसको कितने का मिल रहा है, 6000 का। यानी कि उसने बैठे बिठाए $1000 का क्या कर लिया, ज्यादा सामान ले लिया, $1000 का उसको ज्यादा सामान मिल गया, मोर गुड्स, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो क्या लाइक, वो बड़ा हैप्पी होगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो बोलेगा वाह मुझे तो फायदा हो रहा है, हैप्पी हो गया। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मुझे वो चाहिए, तो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, वो कर देगा इंक्रीज कर देगा इंपोर्ट। ठीक है, जब वो इंपोर्ट इंक्रीज कर देगा तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट है बेसिकली, वो भी क्या हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट जिन्होंने बताया, पहले इन्होंने क्या बताया कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए सर कोई इशू नहीं है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, इसको भी समझते हैं। देखिए इसको समझते हैं कैसे। अभी सेम सेम केस में $1 कितने का था, $1 जो है वो सेम केस में $1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 रुपीज थी। ओके, तो समझिए अगर हम 5000 रुपए खर्च करके, लेट सपोज हम 5000 रुपए खर्च करते थे, 5000 रुपए खर्च करके हमको कितने का सामान मिलेगा, हमको मिलेगा $100 का सामान। समझ में आ रहा है पॉइंट ये। अभी क्या हो गया आपको, अब इस केस में $1 क्या हो गया हमारा, 60 का हो गया। अब देखिए अगर आपको $100 का सामान आपको परचेस करना है, तो अब आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, अब आपको 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज पेड मोर फॉर सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, है ना। सिंपली क्या बोलता है, हमने सेम क्वांटिटी $100 का पहले भी सामान परचेस करते थे, अभी भी $100 का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। इसकी वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट को क्या कर देंगे, इंपोर्ट को क्या कर देंगे, हम को कम कर देंगे। सिंपली समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। सो यहाँ पर यही बोला था इसने कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी देखिए नेशनल इनकम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। थर्ड कहते हैं, as export will increase and import will fall due to the depreciation of domestic currency, net export will increase। इससे हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इट विल
इंक्रीज द नेशनल इनकम अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट है हमारे। अगर चीजों में चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपली हमारा क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना। ओके, यहाँ पर इन्होंने पे अटेंशन भी बोला है, चलो इसको भी हम रीड कर लेते हैं। देखिए, often a confusion arises when different statements are used to express a statement with the same meaning. Let us discuss. देखते हैं, note all the options given below have given the reference of depreciation of domestic or home currency Indian rupees. In all cases, value of Indian in relation to foreign currency has decreased. Say rupees is stands to be depreciating if the price $1 for इतने का रीज होगी। हमको पता है इन सब केसेस मोर ऑफ इंडियन रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही है आपका कि हमको ज्यादा जो है वो इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट है अगर आपको फॉरेन करेंसी को परचेज करना है तो डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट and fall in input which will lead to increase in national income. Okay, अब यहां पर क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक और होम करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल सेम है, ये सब भी इसका मेन मीनिंग जो सेम ही है लगभग। आगे बोलते हैं, आगे इसमें क्या बोला गया है देखिए, डोमेस्टिक करेंसी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी अब कम वैल्यूएबल बची है। फॉरेन करेंसी हैज बिकम मोर वैल्यूएबल। ओके, एक्सचेंज रेट डोमेस्टिक करेंसी फॉल, बिल्कुल डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, होम करेंसी, ये सब सेम जो टर्म्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी हम क्या बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। अभी हमने क्या बात करी थी सर, डेप्रिसिएशन की बात करी थी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम करेंसीज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज होना बेसिकली, है ना। जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, एप्रिसिएशन बोलेंगे। ओके, सो यहां पढ़ते हैं हम, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल कि पहले $1 स्पेंड मतलब सॉरी $1 परचेज करने के लिए हमको, यहां पर हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ओके, देखिए $1 परचेज करने के लिए हमें 50 रुपीज स्पेंड करने पड़ते थे। अभी क्या हो गया, हमें $1 सेम परचेज करने के लिए 40 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो इस केस में हमको जो है वो, इस केस में हमको 10 रुपए लेस लेस। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, एक मिनट। ओके देखिए, नीड 10 नीड 10 रुपीज लेस टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। मतलब क्या करना पड़ रहा है आपको सर, फॉरेन करेंसी की सेम यूनिट को परचेज करने के लिए हमको अब 10 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये होता है हमारा एप्रिसिएशन। सेम एग्जांपल हो गया आपका 74 से 70, समझ जाएंगे हम। अभी बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। समझिए यहां पर, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन मीनिंग क्या हो गया आपका, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। और यहां पर क्या बोला है, रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें क्या हो गया सर, वैल्यू कम हुई है और यहां पर वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज हो गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक गुड्स जो गुड्स है ना वो चीपर हो जाएंगे in a foreign country as more of such goods can now be purchased with the same amount of foreign exchange foreign currency, so it leads to increase in export। हमने बात करी थी कि हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाएगा जिससे कि हमारा सामान जो है लोग ज्यादा परचेज करेंगे, बाहर वाले लोग। लेकिन यहाँ पर it makes foreign goods cheaper in domestic country as more of such goods can be now be purchased with the same amount of domestic currency। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। देखिए ये वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा अच्छा, इस वाले के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट दे रखा है, इसको हम साथ वहां पे कर लेंगे। इसमें हमारे एक्सपोर्ट भर जाते हैं, इसमें हमारे इंपोर्ट्स भर जाते हैं। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखिए ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स भर जाते हैं और इससे हमारे क्या होते हैं, वो एक्सपोर्ट भर जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने ही, हम पहले ही देख चुके हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में समझने की इतना कोई टेंशन है नहीं। अब इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इफेक्ट होते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होता है। देखिए, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन समझिए, इंक्रीज इन इंपोर्ट। अब इसको मैं एक फ्रेश पेज ऐड कर देता हूं, वहां पर आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए
ओके, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। एप्रिसिएशन, बेसिकली एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या हुआ कि $1 ₹50 का था, अब वो कितने का हो गया, $1 ₹60 का हो गया। ओके, अब देखिए इधर अगर हम बात करते हैं, ऐसे यहां पर हम इंडिया की बात करते हैं, पहले हम इंडिया को लेके चलेंगे और यहां पर हम यूएस को लेके चलेंगे। समझिए दोनों में क्या होगा। लेट्स सपोज करो यहां पर हमारा रोहन है। ओके, अब रोहन जो है ना वो क्या करता था, ये इंडिया और यहां से यूएस, समझिए। अब यूएस से उसने एक सामान परचेज किया, कितने का, हमने उससे सामान जो परचेज किया वो था $100 का, $100 का सामान था। ओके, तो उसके लिए हमने उसको पेमेंट करी, बिल्कुल सर पेमेंट करी, कितने की पेमेंट करी उसके लिए हमने, और रेट क्या था आपका, ₹50 था, यानी कि हमने उसको कितने की पेमेंट करी है, 5000 की। ठीक है, 5000 की पेमेंट कर दी, बिल्कुल सर। ओके, 5000 रुपीज की हमने पेमेंट कर दी है, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये सॉरी एप्रिसिएशन था ना, ये थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं इसको, ये 60 ना होके ये 40 होगा। ओके, चलिए अभी क्या करेंगे, देखिए अब सेकंड केस में ये इंडिया हो गया और यहाँ पर यूएस हो गया। ओके, हमने यूएस से $100 का सामान परचेज किया, बिल्कुल $100 का सामान हमने परचेज किया। अब हमने उसको पेमेंट $100 के लिए कितने की करनी होगी, ओनली 40,000 की उसको हमको पेमेंट करनी होगी, 40,000 रुपीज। ओके, कैसे, अभी देखिए 40,000 कैसे, $1 जो है वो कितने का है, इस नीचे वाले केस की बात करें तो $1 ₹40 का है, 40 रुपीज, तो आपके 40,000 4,000 अपॉन में 40, तो देखिए डिवाइड किया हमने, $100 आ गए आपके बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पर देखिए अगर हम 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं और $1 ₹50 का, दैट मीन्स हमने कितने की पेमेंट करी है, $100 की पेमेंट कर दी है। तो देखिए इससे क्या होगा सर, पहले वाले केस में हमने 5,000 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड केस है उस केस में हमने कितने रुपए खर्च किए, 4,000 खर्च किए हैं। इसका मतलब अगर हम 1,000 रुपए और खर्चा करें तो हमको और ज्यादा सामान मिल जाएगा। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको सामान सस्ता पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ ऐसे देखते हैं कि इंडिया ने यूएस में क्या किया, सामान एक्सपोर्ट किया, क्या बेचा, सामान बेचा, कितने का, 5,000 का हमने सामान बेचा है। तो यूएस से हमारे पास जो पेमेंट आएगी वो कितने की आएगी, ओके 5,000 रुपीज है। तो अगर 50 के हिसाब से देखें, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, उनकी तरफ से जो पेमेंट जा रही है वो $100 में जा रही है, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है। अभी देखिए सेम इंडिया हो गया, ओके सेम इंडिया हो गया और यहाँ पर यूएस हो गया। हमने वहां से सामान बेचा उनको कितने का सर, सेम हमने उनको 5,000 का सामान बेचा है, 5,000 का सामान बेचा। अभी अब यूएस वाले हमको कितने रुपए की पेमेंट करेंगे, देखिए उनकी जेब से कितना जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय, अब जो रेट है ना वो कितना है, 40 है, तो देखिए 40, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से गया ये, 4 एकम 4 और एक इधर गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखिए यानी कि अब उनको कितने की पेमेंट करनी है, उनको $25 जो है वो मोर पे करना है, मोर। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका में जो व्यक्ति बैठा होगा उसको तो ज्यादा पेमेंट कर रही है, करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो हमसे परचेज नहीं करेगा। तो इस केस में कह सकते हैं हमारे जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल कर जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। तो देखिए, तो इसका मतलब एप्रिसिएशन से होता क्या है, देखिए एप्रिसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो इससे हमारे इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि हमको सामान सस्ता मिलता है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं क्योंकि बाहर जो हमारा सामान है ना वो महंगा हो चुका है। ओके चलो ये हम समझ चुके हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं, हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल हमारी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर, इतने का, दैट इज सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन बी परचेज। हम पीछे समझ ही चुके हैं, आपका सेम अमाउंट खर्च करके आपको ज्यादा सामान मिल जाएगा जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। ओके
डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ये भी हम समझ चुके हैं कि भाई हमारा अब जो हमारी करेंसी जो है वो महंगी हो चुकी है, तो बाहर वाले लोगों को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी सामान परचेज करने के लिए, इसलिए वो हमारे यहाँ से सामान खरीदना कम कर देंगे। जब विदेशी व्यक्ति हमारे इंडिया से सामान खरीदना कम कर देगा तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, वो फॉल कर जाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है इसमें। ओके अब बात करते हैं आपका, ये बोलते हैं डिक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, समझिए। एज एक्सपोर्ट विल फॉल, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट विल डिक्रीज, इससे हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, वो भी फॉल कर जाएगी। चलिए, तो आज हमने ये क्या कर लिया, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आएंगे उस वीडियो में क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट जो है वो करेंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।